हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों लास्ट हमने सीख लिया था कि किसी धारावाही चालक पर कितना चुंबकीय फोर्स लगता है। पता है आपको कि अगर किसी धारावाही चालक की लंबाई L हो, उसमें I धारा प्रवाहित हो रही हो और वो चुंबकीय क्षेत्र B में स्थित है तो कितना चुंबकीय बल लगेगा? F इज इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B। तो दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स अप्लाइंग ऑन ए कंडक्टर। ठीक है, F इज इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B, ये हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। तो आज का वीडियो का टॉपिक हमारा क्या है? दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य चुंबकीय बल। ठीक है, दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य चुंबकीय बल। मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर। तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। दो समांतर धारावाही चालक तार, पहले लास्ट वीडियो में हमने जो चालक लिया था वो एक ही था, धारावाही चालक था। इसमें फोर्स हमने देखा था F इज इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B था। ठीक है, ओके। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? दो समांतर धारावाही चालक तार हैं, उनके मध्य हमें क्या निकालना है? चुंबकीय बल निकालना है। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। तो समझिए इसको, देखिए। सपोज करो मेरे पास ये कोई अनंत लंबाई का चालक तार है। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया, सपोज करो दिस इज P1। क्या नाम दे दिया इसको? P1। ओके। और बच्चों इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो मान लो I1 करंट फ्लो हो रहा है। कितना करंट फ्लो हो रहा है? I1। ओके। अब बिल्कुल आप जानते हो कि इस तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके कारण इसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। बिल्कुल होता है। ओके, तो अगर इसके चुंबकीय क्षेत्र में हम कोई दूसरा तार रख दें, देखो हमने इससे कुछ दूरी पर, इससे मान लो कुछ डिस्टेंस हम मान ले, और ये दूसरा इसी के जैसा अनंत लंबाई वाला हमने तार रख दिया, ये हो गया P2। तो बिल्कुल हमें पता है कि इस तार जो मैंने P1 लिया है इसमें I1 धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो इसके चारों ओर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो इसमें भी हमने करंट क्या मान लिया? I2 करंट मान लिया। पहले वाले में I1 है और P2 वाले दूसरे वाले में करंट कितना है? I2। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है कि दो धारावाही चालक तार आपके पास है। ठीक है, तो एक चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, यानी ये दूसरा वाला तार पहले वाले के चुंबकीय क्षेत्र में होगा। ऐसे अगर सपोज करें कि इसमें धारा I2 प्रवाहित हो रही है तो इसके कारण भी तो क्षेत्र होगा, तो इसके क्षेत्र में ये होगा, मतलब म्यूचुअल है दोनों। P1 के चुंबकीय क्षेत्र में P2 पे बल लगेगा और P2 के चुंबकीय क्षेत्र में P1 पर बल लगेगा। तो हमें इसी को स्टडी करना है कि दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य कितना चुंबकीय बल लगेगा। तो आपके सामने मैंने माना हुआ है एक P1 लंबाई का तार, P1 तार है, अनंत लंबाई का है। P2 भी अनंत लंबाई का है। P1 में करंट कितना है? I1 और P2 में करंट कितना है? I2। ठीक है, चलो अभी हम P1 पे ध्यान देते हैं। ओके, तो P1 में I1 धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके कारण हमें पता है चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा, यानी इस तरह इसके चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे इसके चारों ओर क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र।
ठीक है बच्चों, तो आप देख रहे हैं ये जो मैंने सर्कुलर लाइंस बनाई है ये चुंबकीय क्षेत्र को शो कर रही है। इसके चारों क्या उत्पन्न हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र। तो ये ऐसे है, तो इसकी डायरेक्शन देखो इस तरह हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, ओके, यानी इस तरह है, ये अंदर की ओर और ये बाहर की ओर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि P1 के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। सपोज करो B1, P1 के कारण मैं चुंबकीय क्षेत्र क्या मान रहा हूं? B1। तो जैसे मान लो इसकी किसी लंबाई की बात हम करें तो यहां चुंबकीय क्षेत्र होगा ये क्या? B1। स्पर्शिका बना दी, ठीक है, समझ रहे हो? इस तरह ये स्पर्शिका बना दी हमने इस पर। तो जो P2 वाला तार है वो B1 चुंबकीय क्षेत्र में है। आ रही बात समझ में? P1 में I1 धारा प्रवाहित हुई, इसके कारण क्या जनरेट हुआ? चुंबकीय क्षेत्र बना इसके चारों ओर। अब ये चुंबकीय क्षेत्र मैंने क्या माना? B1 माना। तो P2 वाला तार B1 क्षेत्र में होगा तो इस पर फोर्स लगेगा। तो बिल्कुल आप फोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो फोर्स क्या होगा, और एक बात है मैं जानती ही हूं, देखो आप ये हम जो निर्देश तंत्र लेंगे ये हम इसको कंसीडर कर रहे हैं एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष। एक्स में एकांक सदिश आई कैप, वाई में एकांक सदिश जे कैप और जेड में एकांक सदिश के कैप। ये पॉजिटिव है, इधर लोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस के कैप, ठीक है, इधर लोगे तो माइनस ए कैप। समझ जाना आप ये, ओके। तो चलो देखते हैं फोर्स कहां लगता है। P1 के कारण बल लगेगा किस पर? P2 पर, क्योंकि P1 के कारण चुंबकीय क्षेत्र बन गया B1, ठीक है। तो देखिए अतः चालक तार P2, अब सपोज करो इसकी हम L लंबाई ले लें। चालक तार P2 की L लंबाई पर, ठीक है, चालक तार P2 की L लंबाई वैसे अनंत लंबाई का है लेकिन हम L लंबाई लेके चल रहे हैं इसकी, हम L लंबाई को काउंट कर रहे हैं। अतः चालक तार P2 की L लंबाई पर P1 के चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण समझ गए भाई? बल किस पे लग रहा है? P2 पर। चुंबकीय क्षेत्र किसका है? P1 का, यानी B1 बोला मैंने उसे। अतः चालक तार P2 की L लंबाई पर P1 के चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण आरोपित चुंबकीय बल, आरोपित चुंबकीय बल, ठीक है बच्चों, सिंपल है बिल्कुल। बल किस पे लग रहा है? P2 पर। किसके क्षेत्र? क्षेत्र किसका है? P1 का। तो भाई बल लग रहा है P2 पर, तो इसे मैंने बोल दिया F2, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला हमें पता है बच्चों, F इज इक्वल टू होता है I इंटू L क्रॉस B। ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है, चुंबकीय बल का फॉर्मूला होता है। तो बल तो लग रहा है P2 पर F2, तो ये बल जिसमें लगता है उसी की तो धारा होती है। तो धारा P2 में कितनी है? I2, लंबाई L क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र क्या है? B1। चुंबकीय क्षेत्र क्या है बच्चों? B1। समझ गए? ठीक है, आ रही है बात समझ में? भाई बल किस में लग रहा है? P2 पर, तो धारा P2 की लेनी है, लंबाई उसी की लेनी है, L लंबाई हम लेके चल रहे हैं, और क्षेत्र किसका है? B1 का, यानी क्षेत्र है P1 का कितना? B1, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करें तो बच्चों F2 इज इक्वल टू, इसको मैं खोल लू, परिमाण ले लू, L क्रॉस B1 का मतलब LB1 साइन थीटा, ठीक है बच्चों। अब देखिए L तो तल में हो गया, और ये चुंबकीय क्षेत्र तल के कैसा होता है? लंबवत। बिल्कुल आपको पता है, ऐसे आप ले रहे हो, इस साइड आप ले रहे हो, तो क्रॉस होगा कि नहीं होगा? अब क्रॉस का मतलब क्या हुआ? क्रॉस का मतलब आपको पता है कागज के तल के लंबवत, कागज के तल के लंबवत, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। ठीक है, क्रॉस का मतलब क्या होता है? कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर।
कहने का मतलब ये हुआ कि जो थीटा है वो L और B1 के मध्य कोण है। L तो तार की लंबाई हो गई, तो तार तो तल में हुआ, तार तो कागज के तल में है, B1 तल के लंबवत है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के मध्य थीटा कितना होगा, 90। तो हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि L परपेंडिकुलर है B1, क्योंकि तार तो हमारा तल में है, कागज के तल में है, और B1 कागज के तल के लंबवत है, तो L परपेंडिकुलर है B1। तो इसका मतलब क्या हुआ, थीटा क्या हो गया बच्चों, 90। तो इसलिए हमें F2 क्या मिलेगा, ILB1। चलो एक स्टेप में बढ़ा देता हूं, साइन 90, और साइन 90 क्या होता है, F2 इज इक्वल टू ILB1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं इसको। साइन 90 कितना होता है बच्चों, 1। ठीक है ना, ILB1 आ गया हमारे पास, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्लियर। चलो अब हमें B1 निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, B1। ओके, अब बताओ B1 क्या है। B1 है P1 के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो P1 क्या है, अनंत लंबाई का तार। देखो तो बताओ B1 कितना होगा, अनंत लंबाई के तार के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है, बताओ आप। फॉर्मूला पता है क्या था, म्यू नॉट I अपॉन 2πa। ठीक है, तो चलो मैं ऐसा करता हूं, इन दोनों तारों के मध्य दूरी मान लेता हूं r, यानी इस तार P1 से r दूरी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। अनंत लंबाई के कारण क्षेत्र होता है म्यू नॉट I अपॉन 2πa। यहां r है और धारा कितनी है, I1। P1 अनंत लंबाई का चालक तार है, उसके कारण r दूरी पर इतना ही तो होगा चुंबकीय क्षेत्र, म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr। आप भूल गए हो तो फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट I अपॉन 4πa साइन φ1 प्लस साइन φ2, ये होता है ना। अनंत लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, अनंत लंबाई की जब बात करते हैं तो बच्चों φ1 φ2 क्या हो जाता है, 90 हो जाता है, तो ये 1 बन जाता था, और हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाता था, म्यू नॉट I अपॉन 2πa। तो आप बिल्कुल जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र अनंत लंबाई के तार के कारण r दूरी पर धारा I1 प्रवाहित हो रही है, क्योंकि क्षेत्र तो इसका है P1 का, तो धारा इसी के कारण तो लेंगे हम। तो म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr। तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ B1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से F2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, IL। B1 की वैल्यू क्या है, अच्छा देखो I2 है ये, I2 तो I2L। B1 की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr। ठीक है बच्चों, तो हमने निकाल लिया कि जो चालक तार P2 है उसके L लंबाई पर जो चुंबकीय बल लग रहा है F2 इज इक्वल टू, इसे थोड़ा मैं ऐसे लिख दूं ताकि आपको याद हो जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2πr। ये L लंबाई पे चुंबकीय बल है P2 पर, समझ गए। L लंबाई है, L लंबाई पे इतना चुंबकीय बल लग रहा है, F2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2πr। अगर एकांक लंबाई की बात पूछें तो बच्चों F2 अपॉन L कितना आएगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इक्वेशन नंबर 2। तो F2 अपॉन L इज इक्वल टू, यानी P2, F2 क्या है, P2 पे बल लग रहा है, उसकी L लंबाई पे बल लग रहा है, तो ये हो गया एकांक लंबाई पे बल कितना होता है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr। तो हम क्या कह सकते हैं कि दो अनंत लंबाई के चालक तार जिनमें प्रवाहित धारा I1 व I2 हो और वो परस्पर स्मॉल r दूरी पर स्थित हो, तो अभी हमने एक की बात करी है कि एक चालक तार की हम बात करें P2 की, तो उसके एकांक लंबाई पर कितना फोर्स लगता है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr। तो जैसा हमने P1 के कारण P2 पे फोर्स निकाला पर यूनिट लेंथ, सेम हम निकाल सकते हैं किसके कारण, P2 के कारण P1 पे फोर्स निकाल सकते हैं। आप चाहो तो हम इसमें कुछ कलाकारी करते हैं या फिर अलग से करें।
चलो अलग से करते हैं। इक्वेशन 2 को ध्यान रखना, F2 अपॉन L इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। ओके, चलो अब मैं देखो दूसरा डायग्राम बना रहा हूं। अब जिन्होंने पहले ध्यान नहीं दिया, फोन ऑन तो कर लिया, वीडियो ऑन तो कर लिया, लेकिन बीच में कुछ और ही देखने लग गए, तो अब इसमें ध्यान दें, इसको अब ध्यान रखें। ओके, अब देखिए, चलो इसमें ध्यान दो। ये मेरा P1 तार था भाई, ठीक है। इसमें करंट कितना है? इसमें करंट है I1। इससे R दूरी पर, इससे R दूरी पर, R डिस्टेंस पर दूसरा चालक तार है P2। तो इसमें करंट कितना प्रवाहित हो रहा है? I2, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है कि अब हमें निकालना है कि P2 के चुंबकीय क्षेत्र में P1 पे कितना फोर्स लगेगा। तो P2 में करंट जा रहा है क्रॉस ये डॉट, तो बिल्कुल इसके कारण भी देखो ऐसे जनरेट होगा चुंबकीय क्षेत्र तार के चारों ओर, यानी लंबवत। तो अब देख रहे हैं इस साइड करंट है, तो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो नीचे की ओर आ रहा है। समझ गए? तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि यहां पर P2 के कारण इधर फोर्स जो चुंबकीय क्षेत्र लगेगा, इधर क्रॉस होता, इधर क्या होता? डॉट। तो ये चुंबकीय क्षेत्र P2 का है, तो इसमें क्या बोलूंगा? B2, और ये बच्चों डॉट होगा, डॉट। क्या होगा? डॉट। क्लियर है? ओके, ठीक है। B2 किसका चुंबकीय क्षेत्र है? P2 का। अब फोर्स किस पे लगेगा? P1 पर। तो अब मैं लिख रहा हूं, देखो कि P2 के चुंबकीय क्षेत्र, अभी फोर्स की दिशा और निकालनी पड़ेगी, कहां लगेगा? P2 के चुंबकीय क्षेत्र B2 के कारण P1 की स्मॉल l लंबाई पर कार्यरत चुंबकीय बल। अब मैं निकाल रहा हूं P2 के क्षेत्र के कारण P1 पे कितना फोर्स लगेगा, उसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ओके, चलो भाई, चुंबकीय बल किस पे निकालना है? P1 पर। तो मैं क्या मानूंगा कि F1 इज इक्वल टू I इंटू एल क्रॉस बी होता है, ये फॉर्मूला होता है I इंटू एल क्रॉस बी। देखो P1 में करंट कितना है? I1, L लंबाई ले रहे हैं इसकी, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र क्या है? B2। क्लियर है? तो अब ये तो आपको पता ही है, F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I1 L B2 साइन थीटा, ठीक है। अब ये भी हमें पता है भाई, तार तो होता है क्या? तल में, और चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत। तो अभी ये डॉट का मतलब क्या हो गया कि हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कागज के तल के लंबवत, कागज के तल के लंबवत कहां है? डॉट का मतलब बिल्कुल बाहर की ओर, तल के लंबवत बाहर की ओर, आउटवर्ड। तो लंबवत हो गया ना, तो हम क्या लिख सकते हैं? चूंकि L इज परपेंडिकुलर B2, इसका वाला थीटा क्या हो गया? 90 डिग्री। क्लियर है? तो बच्चों यहां से F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I1 L B2। F1 इज इक्वल टू I1 L। अब B2 क्या है? B2 है P2 के कारण क्षेत्र। तो अनंत लंबाई के चालक तार के कारण R दूरी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है? वही पहले वाली बात, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। लेकिन करंट क्या है? I2, क्योंकि P2 के कारण क्षेत्र है ना, तो P2 में धारा कितनी है? I2। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। वहां a थी दूरी, यहां R है, और करंट कितना है? I2। तो आप देख रहे हैं बच्चों, इसकी भी एकांक लंबाई पर F1 अपॉन L इज इक्वल टू, L को नीचे ले आए, कितना फोर्स आ गया? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। इक्वेशन नंबर 3। तो क्या दिख रहा है आपको?
बिल्कुल दोनों चालक तारों की एकांक लंबाई पर समान बल लग रहा है। ये पहले वाले चालक तार की एकांक लंबाई पे बल म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर, ये दूसरे वाले चालक तार की एकांक लंबाई पे बल म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। तो दोनों चालक तारों के मध्य समान चुंबकीय बल लग रहा है। कितना? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। तो क्लियर है? तो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ा। अब एक बार फोर्स की डायरेक्शन और देख लो, तभी तो पता लगेगा आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो चलो ये तो क्लियर हो गया। आते हैं, क्या रिलेशन आ गया हमारे पास? F1 अपॉन L इज इक्वल टू F2 अपॉन L इज इक्वल टू कितना आ गया? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। और दिस इज द फाइनल रिजल्ट, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। इसका मतलब दोनों चालक तारों की एकांक लंबाई पे बल कितना लगता है? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। तो बच्चों यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बनती है, वो पूछते भी, अगर टॉपिक आता है तो परिभाषा भी पूछते हैं। तो यहां से हम किसी डेफिनेशन निकालेंगे, आपसे ऐसे पूछेंगे मानक एम्पियर। मानक एम्पियर का मतलब होता है 1 एम्पियर की परिभाषा। इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं मानक एम्पियर की परिभाषा। देखिए इसको चलो मैं क्वेश्चन नंबर ए मान लेता हूं। अब देखो ध्यान से, यदि मान लो I1 बराबर I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर, दोनों चालक तारों में कितनी धारा? 1 एम्पियर। R इज इक्वल टू 1 मीटर तो समीकरण ए से क्या दिख रहा है? देखो भाई, तो I1 I2 1 एम्पियर, R इज इक्वल टू 1 मीटर, तो समीकरण ए से F अपॉन L इज इक्वल टू क्या बचेगा बच्चों? बचेगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, क्योंकि I1 1 है, I2 1 है, R 1 है, तो केवल क्या बचा? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो यहां से म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है? 4 पाई इंटू 10 टू द माइनस 7, 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस 7 बटा 2 पाई, 2 पाई से 4 पाई 2। तो बच्चों क्या मिला हमें कि F अपॉन L इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर, क्योंकि बल बटा लंबाई है। तो ये हम 1 एम्पियर की परिभाषा दे सकते हैं। तो क्या हो गया परिभाषा? कि यदि दो समांतर धारावाही चालक तार परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो और दोनों में समान मान की धारा, यानी 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर नहीं बोलना आपको, क्योंकि 1 एम्पियर की परिभाषा आपको देनी है। तो क्या लिखोगे कि यदि दो चालक तार जो कि समांतर हैं, यदि दो चालक तार जो समांतर हैं, या ऐसा बोल दें कि यदि दो परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित समांतर चालक तारों की एकांक लंबाई पे बल 2 गुणा 10 की घात माइनस 7 न्यूटन पर मीटर हो, तो प्रत्येक चालक तार में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? 1 एम्पियर। क्या होगा बच्चों? 1 एम्पियर। ठीक है, तो एक इसकी परिभाषा आ गई 1 एम्पियर की। लिखो क्या? चलो लिख देता हूं। देखो क्या हुआ कि यदि दो समांतर धारावाही चालक तार परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, यदि दो समांतर धारावाही चालक तार परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो तथा इनकी एकांक लंबाई पर चुंबकीय बल का मान, अब चुंबकीय बल
अब सीखोगे सर बल तो आकर्षण भी होता है प्रतिकर्षण भी, तो ये कब आकर्षण है प्रतिकर्षण होगा इसको अभी सीखेंगे। तो बल की दो प्रकृति होती है, आकर्षण और प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो यदि दो समांतर धारावाही चालकतार परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो और इनकी एकांक लंबाई पर चुंबकीय बल कितना हो, 2 गुणा 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर हो, तो प्रत्येक चालक तार में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, 1 एम्पियर होगा। समझ गए? तो यहां से हम मानक एम्पियर यानी 1 एम्पियर को परिभाषित करते हैं कि दो चालक तार परस्पर 1 मीटर की दूरी पर हो और उन पर यूनिट मैग्नेटिक फोर्स यानी इकाई लंबाई पर चुंबकीय बल 2 गुणा 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर हो, तो प्रत्येक चालक तार में जो धारा प्रवाहित होगी वो 1 एम्पियर होगी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कब बल आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। देखिए, तो बच्चों पहले हमने इस तरह माना था, ये P1 है, ये P2 है, करंट इसमें I1 है, इसमें करंट कितनी है, I2 है। ठीक है, ओके। तो P1 के कारण क्षेत्र ऐसे था, B1 क्रॉस, P2 के कारण इधर था कितना, P2 डॉट। तो आप निकाल सकते हैं कितना लगेगा दोनों पर बल। तो चलो पहले किस पे निकालें, P1 पे निकाल लें। ओके, देखो फोर्स होता है F1 इज इक्वल टू I इंटू एल क्रॉस बी। ठीक है, F1 इज इक्वल टू I इंटू एल क्रॉस बी। ठीक है, ओके। तो हमें देखना है फोर्स कहां लगेगा, F1 यानी P1 पर। तो P1 किसके चुंबकीय क्षेत्र में, P2 के क्षेत्र में, तो मैं क्या लिखूंगा, B2। हमारी बात बिल्कुल। तो आप देखिए F1 इज इक्वल टू I, देखो बच्चों L, ये L लंबाई हो गई। मैंने अभी आपको बताया था कि हम इस तरह दिशाएं लेंगे X, Y और Z। ये बच्चों I कैप, ये J कैप और ये K कैप। तो I L, L किस में बताओ, L ऐसे ले रहे हैं अपन y डायरेक्शन में, तो वेक्टर L को मैं लिख सकता हूं L J कैप। ठीक है, लिख सकते हैं। किसी भी सदिश को उसके परिमाण और उसकी दिशा यानी एकांक सदिश के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो वेक्टर L को मैं लिख सकता हूं L J कैप क्रॉस B2। बताओ B2 कहां है, क्योंकि P1 तो B2 वाले क्षेत्र में, तो B2 कहां है, K कैप है माइनस K कैप। तो इधर K कैप है और इधर क्या होगा, माइनस K कैप। मतलब बाहर की ओर है तो प्लस, अंदर की ओर है तो माइनस, तो ये बाहर की ओर K कैप। तो B2 को मैं लिख सकता हूं B2 K कैप। समझ गए? ओके, तो देखो F1 की डायरेक्शन हमारे सामने आने वाली है, I L B2 को तो बाहर ले लो, अंदर केवल क्या बचा, J क्रॉस K या J कैप क्रॉस K कैप। अब पढ़ाई तो आपने खूब, बताओ J कैप क्रॉस K कैप क्या होता है, I L B2 बताओ जल्दी, J क्रॉस K क्या होता है, बिल्कुल I कैप। तो F1 की डायरेक्शन क्या हो गई, I कैप। I कैप कहां है, X दिशा में। समझ गए ना, F1 कौन सी डायरेक्शन में होगा, I कैप। I का मतलब X डायरेक्शन में यानी S से, तो भाई इस पे फोर्स लगेगा S से, F1। समझ गए? चलो F2 पे आ जाओ। इसी प्रकार सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ F2। तो F2 किस पे लगना चाहिए, P2 पे। तो फॉर्मूला होता है F2 इज इक्वल टू I इंटू एल क्रॉस बी। अब बताओ F2 में करंट कितना है, सॉरी इसमें करंट नहीं लिखा, I1 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 I1। F2 में करंट कितना है, I2, लंबाई L ले रहे हैं किसके क्षेत्र में, B1 के क्षेत्र में। तो बताओ देखो F2 इज इक्वल टू I2, L तो भाई y डायरेक्शन में, तो L क्या हो गया, LJ क्या,
एल लंबाई हो गई ना, तार हमारा वाई डायरेक्शन में रखा हुआ है, क्रॉस B1, B1 क्या है बताओ, क्रॉस अंदर की ओर, बोर्ड के बाहर की ओर प्लस जे कैप, अंदर की ओर माइनस जे कैप, यानी अंदर की ओर इस डायरेक्शन में आ रहा है ना, देखो B1 यानी माइनस के कैप, तो B1 को मैं लिख सकता हूं B1 माइनस के कैप। तो बच्चों F2 इज इक्वल टू माइनस I2L B1, माइनस को बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा J क्रॉस K, ठीक है, और J क्रॉस K I होता है, F2 इज इक्वल टू माइनस का I2L B1 I कैप, और आपको दिख रहा है माइनस में आ रहा है, यानी I2L B1 क्या हो गया माइनस I कैप। तो कहने का मतलब और तात्पर्य यह हुआ कि जो P2 वाले पे फोर्स लगेगा वो लगेगा माइनस I कैप। अब माइनस I कैप कहां पे बताओ भैया को पता ही है, आपको दिख रहा है इधर I कैप और इधर माइनस I कैप, भाई इधर ही तो होगा माइनस I कैप, ये हो गया माइनस I कैप, तो भाई इस पर फोर्स लगेगा ऐसे। अब बता दो आप क्या होगा, दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं दूर जा रहे हैं, बिल्कुल पास आ रहे हैं, P1 P2 की तरफ आ रहा है, P2 P1 की तरफ आ रहा है। तो आपको देखना है कि अगर दोनों चालक तारों में धारा समान दिशा में है, समान दिशा में, तो दोनों के मध्य पास आ रहे हैं, अट्रैक्शन हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। तो ध्यान रखिए कि यदि दोनों चालक तारों में धारा की दिशा समान होती है, समान दिशा में धारा होती है, तो दोनों चालक तार परस्पर आकर्षित होते हैं। और ऐसा हम निकाल सकते हैं कि अगर विपरीत दिशा में धारा हो जाए, अगर मान लो I2 को मैं नीचे कर दूं या I1 को नीचे कर दूं, विपरीत दिशा में धारा होगी तो क्या होगा प्रतिकर्षण। तो ध्यान रखें, समान दिशा में धारा, समान दिशा में धारा होगी तो क्या होगा आकर्षण होगा, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि यहां पर देखो समान आ गया तो बच्चा क्या सोचता है समान समान प्रतिकर्षण, वो स्थिर आवेशों में होता है, वो वैद्युत बल की बात है। यहां हम चुंबकीय बल पढ़ रहे हैं, यह धारा है, गतिमान आवेश है। तो समान दिशा में धारा तो आकर्षण होगा, और अगर विपरीत दिशा में धारा होगी तो क्या होगा प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा, दूर दूर जाएंगे, प्रतिकर्षण होगा। समझ गए? तो ध्यान रखना ये चुंबकीय बल है, समान दिशा में धारा तो आकर्षण, दोनों तार एक दूसरे के पास आएंगे, विपरीत दिशा में धारा तो क्या होगा प्रतिकर्षण होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में हमने दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य चुंबकीय बल की गणना करी, उसका हमने अध्ययन करा, और हमारे सामने फॉर्मूला क्या निकल के आया था कि F1/L इज इक्वल टू F2/L इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr। I1 I2 दोनों तारों में धारा, R दोनों के मध्य दूरी है, म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता, तो दोनों तार निर्वात में स्थित हैं। फिर हमने मानक एम्पीयर की परिभाषा पढ़ी, और फिर हमने डायरेक्शन को भी देखा कि अगर समान दिशा में धारा होगी तो आकर्षण होगा, और विपरीत दिशा में धारा होगी तो प्रतिकर्षण। ठीक है, नेक्स्ट अगले वीडियो में आप पढ़ते रहिए, कमेंट कीजिए, शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू।